पर्यावरण अध्ययन का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, एक बच्चे के बाल श्रम की दलदल में फंसने और उसके कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बच्चे के बाल श्रम की दलदल में फंसना और जो बाल श्रम की दलदल में फंसेंगे तो उसके कारण उत्पन्न होने वाला जो दुष्परिणाम क्या है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें जो पहले क्रम पे दिया है, बच्चे का स्वास्थ्य का खराब होना, परिवार की अत्यधिक गरीबी, शिक्षा के अधिकार से वंचित, वयस्क होने पर कोई हुनर ना होना, इसको व्यवस्थित क्रम में अरेंज करना है। सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा परिवार की अत्यधिक गरीबी और माता पिता की कम आय। तो बाल श्रम किस वजह से होगा, तो सबसे पहले अत्यधिक गरीबी होना और उसकी माता पिता की आय कम होना। तो ये पहले चरण पे आ जाएगा कि अत्यधिक गरीबी और उसकी जो पेरेंट्स है या माता पिता है उसकी आय का कम होना। उसके बाद दूसरे क्रम पे क्या आ जाएगा कि वो अत्यधिक गरीबी है और उसकी माता पिता की आय कम है। तो इसका प्रभाव क्या होगा, शिक्षा के अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार से बच्चे क्या हो जाएंगे, वंचित होकर स्कूल छोड़ेंगे और छोड़कर जो क्या करेगा वो भी मजदूरी करने लगेगा। तो हो जाएगा दूसरे क्रम पे। अब तीसरे क्रम पे क्या हो जाएगा, ये अब बच्चा क्या है मजदूरी करने लगा है, मेहनत करने लगा है, तो इससे क्या होगा उसके स्वास्थ्य पे इम्पेक्ट पड़ेगा। बच्चे का स्वास्थ्य खराब होना और कुपोषण का शिकार होना। कुपोषण का शिकार क्योंकि अत्यधिक गरीबी है, उसकी आय कम है और वो मजदूरी करने लगा है, तो ये क्या होगा उसको संतुलित मात्रा में भोजन न मिलने की वजह से कुपोषण का शिकार होना और शारीरिक विकास का रुक जाना। ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे क्रम पे क्या हो जाएगा, वयस्क होने पर, जब वो वयस्क हो जाएगा या एडल्ट हो जाएगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा उसके पास कोई हुनर नहीं रहेगा, कोई स्किल नहीं रहेगा और स्किल ना होने की वजह से जीवन भर क्या है कम मजदूरी वाले जो चक्र है, मतलब कम वजह से उसकी आय भी कम है और आय कम होने की वजह से वो भी क्या है जो चक्र है मजदूरी का जो चक्र है या गरीबी का चक्र उसमें फंसा रहेगा। तो हो जाएगा चौथे क्रम पे। शुरू में हो जाएगा ये के, जिस ऑप्शन में के नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है। के के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा एल, के के बाद एल, तो ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। के हो जाएगा शुरू में, दूसरे नंबर पे हो जाएगा एल और तीसरे नंबर पे हो जाएगा जे और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा शुरू में के, उसके बाद एल, उसके बाद जे, जे के बाद एम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, समाज में नशाखोरी और धूम्रपान या दुर्व्यसन के बढ़ने से लेकर उसके सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणामों के चक्र को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो समाज में नशाखोरी हो गया या धूम्रपान हो गया, उसके बढ़ने से लेकर उसका जो सामाजिक और आर्थिक दुष्परिणाम है या उसका इम्पेक्ट क्या होगा उसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें सबसे पहले क्रम पे आ जाएगा ये बुरी संगति, मानसिक तनाव या दिखावे के कारण नशे की शुरुआत करना। तो सबसे पहले जो नशाखोरी का इम्पेक्ट शुरुआत कहाँ से होगा, बुरी संगति। यदि किसी व्यक्ति का संगति बुरी है, जो ऐसे संगति है जो नशा से पहले से प्रभावित है, तो उस संगति का इम्पेक्ट उस पर पड़ेगा। और क्या है कई बार नशा या नशा की ओर अग्रसर होने के कारण मानसिक तनाव होता है, मेंटली प्रेशर या दिखावे के कारण भी कई लोग नशे की ओर अग्रसर होते हैं। तो हो जाएगा पहले क्रम पे ये। दूसरे क्रम पे क्या होगा, अब वो जो नशा का शुरुआत हो गया, अब वो क्या है कि बार बार उस चीज़ को यूज करने लगेगा, मतलब इससे क्या होगा धीरे धीरे नशे का आदी या लत हो जाना। तो नशे का आदी या लत हो जाएगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, अब वो नशे का आदी हो गया, लत हो गया, तो उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा, नशे के खर्च के कारण परिवार की जो आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना और कर्जदार बनना। तो इससे क्या होगा कि वो बार बार नशा कर रहा है, आदत बढ़ गया, मतलब आदत पड़ गया या उसकी ये लत पड़ गया। तो इससे क्या होगा कि नशे के खर्च के कारण उसकी जो परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है वो कमज़ोर हो जाएगा और वो कर्जदार भी बन सकता है, ये बनना हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब चौथे क्रम पे क्या आ जाएगा, ये बार बार नशा कर रहे तो उससे शारीरिक गंभीर बीमारियां जैसे हो गया फेफड़े हो गया या लीवर होना, ये जो कार्य क्षमता का घटना, तो इससे क्या है हेल्थ में इम्पेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो बार बार नशा कर रहा है और इससे क्या होगा वो उसका इम्पेक्ट शारीरिक या हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो हो जाएगा चौथे नंबर पे। पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, अब क्या है कि उसको पैसे नहीं रहेगा उसके पास, तो अंतिम कंडीशंस में क्या करेगा, वो चोरी करने लगेगा या घरेलू हिंसा करने लगेगा या अपराध का ग्राफ बढ़ना। तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें क्रम पे। शुरू में आ जाएगा एल, दूसरे नंबर पे आ जाएगा एन, तीसरे नंबर पे आ जाएगा जे और चौथे नंबर पे आ जाएगा एम और पाँचवें नंबर पे आ जाएगा के। शुरू में जे, शुरू में एल, जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है सी हट जाएगा। एल के बाद एन, एल के बाद एन, ऑप्शन ए में नहीं है ते भी हट जाएगा। एन के बाद जे, एन के बाद जे, डी में नहीं है डी भी हट जाएगा
और जे के बाद एम, एम के बाद के, तो ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है परिवार के प्रकार और उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए। परिवार के जो प्रकार दिए गए हैं और उसकी विशेषता है उसको सही सुमेलित करना है। सूची 1 में परिवार का प्रकार है और सूची 2 में उसकी विशेषता या प्रभाव है। सूची 1 में है एकल परिवार। एकल परिवार की विशेषता क्या होता है? इसकी विशेषता होता है इसमें केवल जो है माता पिता और उनके जो है अविवाहित बच्चों का छोटा परिवार, ये एकल परिवार की विशेषता है। ए का हो जाएगा 3, ए का 3। उसके बाद बी में दिया है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होती है? इसमें माता पिता आ जाएगा, दादा दादी आ जाएगा, चाचा चाची और बच्चों का एक साथ एक ही घर में रहना, ये जो है संयुक्त परिवार या जॉइंट फैमिली की विशेषता है। बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद सी में दिया आपसी संबंध। तो आपसी संबंध से क्या होगा? जो है परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह, सहयोग और आपसी सामंजस्य, ये सी का हो जाएगा 4, सी का 4। उसके बाद डी में दिया है चोरी। तो चोरी का प्रभाव क्या होगा? चोरी का प्रभाव से समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करना और नैतिक का पतन होना, जो नैतिकता है उसका पतन होना, ये डी का जो है ये चोरी का प्रभाव है। तो डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 3, ए का 3 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दिए। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है ए और सी दोनों में है, और सी का 4, सी का 4 ऑप्शन सी में नहीं है, सी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सामाजिक बुराइयां और दुर्व्यसन, सामाजिक बुराइयां या दुर्व्यसन और उनके मुख्य दुष्परिणामों का मिलान कीजिए। सूची 1 में जो है बुराई दिया गया है और सूची 2 में उसकी जो दुष्परिणाम या इम्पैक्ट क्या है उसको दिया गया है। सूची 1 में है बाल विवाह। तो बाल विवाह का इम्पैक्ट या प्रभाव क्या होगा? तो बाल विवाह का इम्पैक्ट या प्रभाव होगा इससे व्यक्तिगत जो है स्वास्थ्य, व्यक्तिगत या जो है स्वास्थ्य दुष्परिणाम, कम उम्र में क्या होगा? मातृत्व के कारण लड़कियों के स्वास्थ्य का गिरना और जनसंख्या में वृद्धि होना। तो जो है ये बाल विवाह का जो इम्पैक्ट क्या होगा? इससे जो है स्वास्थ्य में इम्पैक्ट पड़ेंगे और जनसंख्या में वृद्धि होंगी। ये ए का हो जाएगा 4, ए का 4। इसका बी में दिया है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा का इम्पैक्ट या दुष्परिणाम क्या होगा? तो दहेज प्रथा का जो है दुष्परिणाम होगा आर्थिक दुष्परिणाम। आर्थिक दुष्परिणाम होगा जो दहेज प्रथा का, तो लड़की के जो परिवार का कर्ज में डूबना और मानसिक प्रताड़ना, ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद जो है सी में दिया है बाल श्रम। तो बाल श्रम का इम्पैक्ट क्या होगा या दुष्परिणाम क्या होगा? तो बाल श्रम का दुष्परिणाम होगा सामाजिक या शैक्षणिक दुष्परिणाम। इसका जो है सामाजिक या शैक्षणिक दुष्परिणाम होगा जो है बाल श्रम का, इसमें क्या होगा? बच्चों का स्कूल छूट जाना और उनके सुनहरे भविष्य का नष्ट होना, ये सी का हो जाएगा 3, सी का 3। इसका डी में दिया गया है नशाखोरी और धूम्रपान। तो नशाखोरी और धूम्रपान का दुष्परिणाम क्या होगा? इसका दुष्परिणाम होगा शारीरिक या व्यक्तिगत दुष्परिणाम, कैंसर हो गया, लीवर का खराब होना और आर्थिक रूप से बर्बादी होना। तो ये जो है नशाखोरी से दुष्परिणाम या उसका प्रभाव पड़ेगा, तो ये डी का हो जाएगा 2, डी का 2। ए का 4, ए का 4 जिस ऑप्शन में नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, ए और डी को हटा दिए। उसका जो है बी का 1, बी का 1 जो है ऑप्शन ए और सी दोनों में है, और सी का 3, सी का 3 ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा, और डी का 2, तो ये ऑप्शन ए में बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है पर्यावरण की घटकों की अंतःक्रियाओं के तहत जब हम आज के प्रमुख सरोकार जैसे हो गया ग्लोबल वार्मिंग को देखते हैं तो यह किस प्रकार का प्रत्यक्ष असंतुलन को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये कौन से जो प्रत्यक्ष जो असंतुलन है उसको दर्शाता है? ये मानवीय जो आर्थिक कारक हो गया, सांस्कृतिक गतिविधियां का जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव। तो जो आर्थिक कारक हो गए मानवीय आर्थिक कारक, और जो सांस्कृतिक जो गतिविधि है एक्टिविटी है, इसका जो है प्राकृतिक जो पर्यावरण है जैसे जैविक अजैविक घटक या जो कंपोनेंट्स, तो इस पर जो है निगेटिव इम्पैक्ट डालता है या नकारात्मक प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाओं के शिक्षण में कौशल शब्द से क्या तात्पर्य है? तो जो प्राथमिक स्तर पर जो सामाजिक अध्ययन हो गया कि उसकी जो अवधारणा है, अवधारणा की जो शिक्षा है या उसकी जो टीचिंग में स्किल है, उसका उस शब्द का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सीखी गई सूचनाओं का उपयोग करके जो है परिवेशी समस्याओं को समझने, नक्शे पढ़ने और डेटा वर्गीकरण करने की व्यवहारिक योग्यता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि जो है ये पर्यावरण अध्ययन के जो शिक्षण शास्त्र है उसके अंतर्गत जो है बच्चों द्वारा बनाए गए जो चित्र है वो चित्रों को समझना शिक्षक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए महत्वपूर्ण है यह बच्चों के जो मानसिक स्तर, मतलब जो चित्र बनाए गए, डायग्राम बनाए गए हैं या ड्राइंग बनाए गए, वो क्या है, बच्चों के जो मानसिक स्तर हो गया, उनके परिवेश वातावरण हो गया के प्रति उनकी जो अनौपचारिक जो दृष्टिकोण है और उनकी जो अमूर्त समझ है वो समझ को समझने का एक माध्यम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में पुस्तकालय या लाइब्रेरी को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करने का सबसे मुख्य वैचारिक आधार क्या है। यहाँ पे बताने की जो लाइब्रेरी हो गया या पुस्तकालय हो गया कि उसकी जो महत्व क्या है या उसकी जो सबसे सीखने के संसाधन के रूप में उसके उपयोग का सबसे मुख्य वैचारिक आधार या महत्व क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जो ये लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, ये क्या करता है, बच्चों को एक ही पुस्तक या पाठ्य पुस्तक के सीमित दायरे से, मतलब जो क्या है कि यदि लाइब्रेरी रहेगा तो जो पाठ्य पुस्तक की जो दायरा है या लिमिट्स है उस दायरे से बाहर निकाल कर जो है विविध संसाधन हो गया, ये संदर्भ हो गया, कहानियाँ हो गया और खोजपूर्ण ज्ञान से जोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, हमारे शरीर की देखभाल के अंतर्गत संतुलित भोजन में शामिल विभिन्न पोषक तत्वों जैसे हो गए विटामिन और खनिज का मुख्य वैचारिक महत्व क्या है। यहाँ पे बताने की जो संतुलित भोजन में जैसे विटामिन हो गया या खनिज हो गया उसकी जो महत्व क्या है उसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो है ये शरीर के आंतरिक तंत्रों को सुचारू रूप से चलाने और सामान्य रोगों से सुरक्षा या प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। तो जो है संतुलित भोजन क्यों आवश्यक है, ये इसकी महत्व क्या है, तो ये जो है शरीर के जो आंतरिक जो भाग है या आंतरिक जो पार्ट्स है उसको सुचारू रूप से चलाने और जो सामान्य रोगों है, रोग जैसे प्रतिरक्षा प्रदान करने में के लिए आवश्यक है। जो सामान्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम की संरचना में खाद्य जाल या फूड वेब के संदर्भ में कौन सा जो है वैचारिक कथन पूर्णतः सत्य है। इसमें से कौन सा कथन जो है सत्य है, किसके बारे में, खाद्य जाल के बारे में, उसको बताना है। इसमें जो है पहला दिया, एक खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा चक्रीय होता है। तो चक्रीय नहीं होता है, ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशा में होता है, एक दिशी होता है। तो जो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है, यह केवल एक सीधी रेखा में चलता है जहाँ एक जीव केवल एक ही विशिष्ट जीव को खा सकता है। तो जो है ये किस में होता है, ये खाद्य जाल में नहीं, खाद्य श्रृंखला में होता है कि एक ही जीव एक ही जो विशिष्ट जीव को खा सकता है। इसमें जो है एक जीव है कई सारे जीव को खा सकते हैं, किसमें, खाद्य जाल में। इसलिए जो ये दूसरा बी भी गलत हो जाएगा। सी में दिया है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों को भोजन के वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराकर तंत्र की जो स्थिरता है और जो जैविक संतुलन है उसको बनाए रखता है। तो जीवों को भोजन के वैकल्पिक मार्ग मतलब एक ही जीव को कई सारे भोजन उस पर आधारित रहता है या निर्भर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डी में क्या दिया है, अब घटकों की भूमिका को खाद्य श्रृंखला से पूरी तरह पृथक कर देता है। तो ये डी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि अब घटक ही क्या करता है, जो खाद्य श्रृंखला है उसको बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। तो ये डी भी हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, आप प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं। कक्षा में अपने शरीर की देखभाल और साफ सफाई विषय पढ़ाते समय आप देखते हैं कि कुछ बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे हो गया गंदे नाखून, बिना धुले हाथ के प्रति बिल्कुल सजग नहीं हैं। इस स्थिति में बच्चों के व्यवहार में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपका सबसे उपयुक्त निर्णय क्या होगा। पहला दिया ऑप्शन ए में, उन बच्चों को पूरी कक्षा के सामने खड़ा करके अपमानित करना और उन पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाना। ये ऑप्शन ए उतना उचित विकल्प नहीं है, हमें उपयुक्त निर्णय लेना है और उचित जो विकल्प है उसकी चयन करना है। ये ऑप्शन ए उचित नहीं है। बी में दिया गया है, स्वच्छता के महत्व पर एक लंबा सैद्धांतिक व्याख्यान देना और ब्लैक बोर्ड पर लिखे नियमों को 10 बार लिखने का गृह कार्य देना। ये जो है बी भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक सैद्धांतिक व्याख्यान पे फोकस किया जा रहा है, न कि व्यवहारिक पे। ये बी भी जो है गलत हो जाएगा। सी में दिया है, कक्षा में एक व्यवहारिक और रोचक गतिविधि
जैसे हो गया स्वच्छता मॉनिटर बनाना, सामूहिक रूप से हाथ धोने का सही तरीका प्रदर्शित करना, तो जो है ये रोचक व्यवहारिक और रोचक गतिविधि आयोजित करना, और साफ सफाई के व्यक्तिगत और सामाजिक जो लाभ है उनको दैनिक जीवन से जोड़ना। ये ऑप्शन सी उचित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन है, पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय परिवेश का अध्ययन बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये जो है कथन सी हो जाएगा कि जो पर्यावरण अध्ययन में स्थानीय परिवेश जो है जो स्थानीय परिवेश का जो अध्ययन है बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। ये जो कथन सही हो जाएगा। कारण में दिए गए है स्थानीय परिवेश के माध्यम से, जो स्थानीय परिवेश है इसके माध्यम से बच्चे अपने जो है अनुभव के आधार पर अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं, ये सीखते हैं। तो ये कारण भी सही है, और एक कारण जो है स्थानीय परिवेश के बारे में व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है एसर्शंस की सही व्याख्या करता है। प्रश्न है, कथन है, पर्यावरण अध्ययन में समूह गतिविधियां बच्चों के सामाजिक कौशल के विकास में सहायक होती है। ये जो कथन सही हो जाएगा कि जो पर्यावरण अध्ययन में समूह एक्टिविटी या जो है ग्रुप एक्टिविटी क्या करता है, बच्चों की जो है सामाजिक कौशल के विकास में सहायक होती है। कारण में दिए गए समूह कार्य के दौरान बच्चे विचार साझा करना, सहयोग करना और समस्याओं का सामूहिक समाधान सीखते हैं। तो ये कारण भी सही है, और एक कारण जो है ये समूह एक्टिविटी है या ग्रुप एक्टिविटी है उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें एसर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और एक कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी करता है। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति और बच्चों के सीखने के दृष्टिकोण के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया जे, बच्चे अपने आसपास की दुनिया को खंडों में देखने के बजाय एक संपूर्ण रूप में देखते हैं। तो जो है पहला कथन जे सही हो जाएगा कि जो बच्चे अपने आसपास की दुनिया को खंड मतलब अलग अलग देखने के बजाय वो संपूर्ण मतलब जो है एक में देखता है, मतलब पूरे को संपूर्ण में रूप में देखते हैं। तो जो कथन जे जो है ये सही है। जिस ऑप्शन में जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण की अमूर्त अवधारणाओं को रटाना बच्चों की तार्किक क्षमता को तेज करता है। तो जो कथन की गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये अमूर्त अवधारणाओं को रटाना बच्चों की जो तार्किक क्षमता को बढ़ाता नहीं है बल्कि ये प्रभावित करता है। तो जो कथन के गलत हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में है और डी में है, बी और डी हट जाएगा। इसका जो है कथन एल दिया है, बच्चों के खुद के अनुभव और उनके जो है स्थानीय सरोकार पर्यावरण सीखने की मुख्य आधारशिला है। तो जो कथन एल ये सही हो जाएगा। कथन एम में दिया है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान देने तक सीमित ना होकर, तो जो कक्षा है उसमें शिक्षक या टीचर की भूमिका जो है केवल ज्ञान देने तक जो है सीमित ना होकर एक सुगम कर्ता या सुविधादाता की रूप में होनी चाहिए। तो जो कथन एम ये भी सही है। इसमें जे एल एम सही हो रहा है, कथन जे एल और एम। जे एल एम किस में दिया, ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल जे एल और कथन एम सही है। प्रश्न है, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा की गतिविधियों के मूल्यांकन के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन का चुनाव करना है जो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कक्षा की जो गतिविधि है उसके मूल्यांकन के संदर्भ में। पहला कथन दिया है जे, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक जो मूल्यांकन है इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में परीक्षा का डर पैदा करना है। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है सतत और जो है व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो है बच्चों में डर पैदा करना नहीं है, बल्कि उसको जो है सीखने का अवसर देना और उसके जो जहाँ कमी है या जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उसमें सुधार करना, ये है, ना कि केवल उसको डर पैदा करना। तो जो कथन जे गलत हो जाएगा। तो जिसमें जे है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है, सी में है और डी में है, तो ए सी डी हट जाएगा। इसका जो कथन के दिया है, बच्चों द्वारा किए गए प्रयोगों और उनके द्वारा बनाए गए रेखाचित्रों का गुणात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। तो जो कथन के सही हो जाएगा कि गुणात्मक मूल्यांकन और एक होता है मात्रात्मक। गुणात्मक मतलब गुण की जो उसकी जो है बच्चे रेखाचित्र बनाए हैं तो उसकी जो मानसिक समझ, उसकी सोच विचार क्या है उसके आधार पे जो गुणात्मक मूल्यांकन होनी चाहिए। तो जो कथन के ये सही है। इसका जो है कथन एल दिया है, मूल्यांकन का उपयोग शिक्षक को अपनी शिक्षण गतिविधियों में सुधारात्मक बदलाव लाने के लिए या करने के लिए करना चाहिए। तो जो कथन है ये भी सही है कि जो मूल्यांकन का उपयोग जो है शिक्षक को किस वे में या किस पर्पज से करना चाहिए, अपनी जो शिक्षण विधि है
उस विधि में सुधारात्मक बदलाव लाने के लिए। जैसे क्या है कि मूल्यांकन उपयोग कर रहे हैं तो उससे क्या है कि किसी बच्चे में इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो और कौन सी हम जो मूल्यांकन विधि अपना सकते हैं जिससे वो बच्चों में उसका प्रभाव पड़े या उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो जो कथन है ये सही है। इसका जो कथन एम दिया है, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी रूप से पास या फेल की श्रेणी में बांटना सबसे उत्तम विधि है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे क्या है कि बच्चे को जो है पास और फेल के जो बेस में जो है क्लासीफाइड करेंगे या बांटेंगे श्रेणी में, तो इससे क्या होगा, उसमें जो है निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी जो सोच और समझ उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो जो कथन है ये गलत है। इसमें कौन कौन से कथन सही हो रहा है? कथन के और एल सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें कथन के और एल सही है। प्रश्न है, अपने शरीर की देखभाल और सामान्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन जे दिया है, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे रोग मुख्य रूप से सांप और स्थिर जल में पनपने वाले एंडीज मच्छरों द्वारा फैलते हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा कि जो ये डेंगू या जो चिकनगुनिया जैसे जो रोग है, ये जैसे मुख्य जो रोग है ये सांप और स्थिर जल में ज़्यादा पनपते हैं। तो जो कथन जे सही हो जाएगा, क्योंकि जो ये मादा एनोफिलीज है, ये जो मच्छर है वो हमेशा जो सांप और स्थिर जल में रुकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है ये डेंगू या चिकनगुनिया जैसे जो रोग है वो उत्पन्न होते हैं। तो जो कथन जे ये सही है। जिसमें जे नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसका जो है कथन के दिया है, दूषित भोजन और संदूषित जो जल के सेवन से श्वसन तंत्र के गंभीर अनुवांशिक रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो कथन के गलत हो जाएगा, कि जो ये अनुवांशिक रोग है ये जन्मजात होता है और दूषित जल या भोजन करने से, दूषित जो भोजन और जल करने से पीने से क्या होगा, पहले तो ये पाचन तंत्र पे इम्पैक्ट डालेगा और पाचन तंत्र से संबंधित जो रोग है जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, ये होगा, ना कि जो है श्वसन तंत्र से संबंधित जो गंभीर रोग। जो कथन के ये गलत हो जाएगा। तो जिसमें के है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ए और डी भी हट जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों पर जल भराव को रोकना सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा कि जहाँ जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पे यदि जल भराव है तो जल भराव को रोकना, इससे क्या होगा, सामुदायिक स्वास्थ्य है उसके लिए आवश्यक है। तो जो कथन एल ये सही है। उसका जो है कथन एम दिया है, संतुलित आहार में प्रोटीन की प्रचुरता शरीर के टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तो जो कथन है ये भी सही है। संतुलित भोजन या आहार के बारे में बताया गया है कि संतुलित आहार में प्रोटीन की प्रचुरता, यदि प्रोटीन की प्रचुरता रखते हैं या अधिक मात्रा में रखते हैं जो संतुलित हो, तो शरीर के जो टूटे हुए जो ऊतक है उसकी मरम्मत करते हैं और वृद्धि के लिए अनिवार्य है। तो जो कथन है ये सही है। इसका जो है कथन एन दिया है, संक्रामक रोगों के प्रसार को रोकने में टीकाकरण या वैक्सीनेशंस सबसे प्रभावी निवारक उपाय है। तो जो कथन है ये भी सही हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सही हो रहा है? कथन जे, एल, एम और एन। जे, एल, एम, एन सही हो रहा है और किस में दिया? ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल जे, एल, एम और एन कथन सही है। प्रश्न है, ग्रिड रेखाओं तथा अक्षांश देशांतर की प्रारंभिक समझ विकसित करने का सही क्रम क्या है? ग्रिड रेखा जैसे ग्लोब है, ग्लोब में जो ये ऐसे जो है ये लंबी लाइन रहता है, खड़ी लाइन, और एक ऐसे लेटा हुआ, तो ये जो है ये देशांतर और जो अक्षांश है उसके बारे में बताना है। जो ऐसी जो आड़ी लाइन या खड़ी लाइन रहता है ये क्या होता है? देशांतर, और ये जो ये लेटा हुआ है वो क्या होता है? अक्षांश। तो उसके बारे में बताना है, तो समझ विकसित करने की जो सही क्रम क्या होनी चाहिए? इसमें सबसे पहले क्रम पे होना चाहिए जो ग्रिड रेखाओं का अवलोकन करना। तो सबसे पहले जो बच्चे हैं उनको बताना ग्रिड रेखा के बारे में। ग्रिड रेखा मतलब जो है कि ये जो आड़ी लाइन है, आड़ी लाइन और जो ये तिरछी लाइन, जो है आड़ी लाइन और तिरछी लाइन के बारे में बताना। तो ये जो क्या हो जाएगा, जो आड़ी लाइन और तिरछी लाइन मतलब ये ग्रिड रेखा के बारे में बच्चे को बताना या उसका अवलोकन करना, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है ग्रिड रेखा के बारे में बता दिए। अब जो है ये यही जो ग्रिड रेखा जो है क्या है? अक्षांश और देशांतर कौन सा है उसको बताना। तो जैसे क्या है, ये खड़ी लाइन है, तो ये खड़ी लाइन क्या है? देशांतर रेखा है, और जो लेटा हुआ लाइन है वो क्या है? अक्षांश है। तो इसके बारे में ये जो इसका अंतर है, डिफरेंस है, इसको समझना, ये समझाना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। पहले क्या किए, जो ग्रिड रेखा है उसके बारे में बता दिए, अक्षांश और देशांतर वही है करके बता दिए। अब आगे जो उसको क्या बताएंगे, ग्रिड की सहायता से स्थान का पता लगाना। जैसे क्या है कि यहाँ पे जो ये देशांतर हो गया और ये जो हो गया अक्षांश रेखा हो गया, तो इनके बीच जो है जैसे कोई भी क्षेत्र आ रहा है या शहर आ रहा है, तो ये स्थान है उसके बारे में बताना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और अंत में क्या है कि मानक जो समय और सापेक्ष दूरी का आकलन,
तो जो है दो जो जैसे देशांतर हो गया या दो जो है अक्षांश हो गया, उसके बीच की जो डिफरेंस हो गया, ये जो मानक समय उसको बताना, ये तो हो जाएगा लास्ट में, ये चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये जे, जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, सी में नहीं है और डी में नहीं है। जे के बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा ये एल, शुरू में हो गया जे, उसके बाद दूसरे नंबर पे एल और तीसरे नंबर पे हो जाएगा के और चौथे नंबर पे हो जाएगा एम। शुरू में जे, जिसमें जे नहीं है उसको हटा दिया, उसके बाद जे के बाद एल, तो ऑप्शन ए में नहीं है जे के बाद एल, तो ऑप्शन ए हट जाएगा। एल के बाद जो है के के बाद एम, तो ये ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है स्वच्छता के माध्यम से जल जनित रोगों से बचाव का सही क्रम क्या है। जो है स्वच्छता के माध्यम से जो जल जनित रोग होता है उसके बचाव का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्रम पे क्या होना चाहिए, जो है ये यदि हम जो है जल जनित रोग है उससे बचना है तो स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना। तो सबसे पहले जो है शौचालय है वो क्लीन होनी चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए कंटिन्यू, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो है स्वच्छ शौचालय का उपयोग करना, शौच के बाद, शौच करने के बाद और भोजन से पहले साबुन से हाथ धोना, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, इसके बाद के क्रम में आ जाएगा जो पीने के पानी है उसको स्वच्छ और ढककर रखना, तो हो जाएगा तीसरे नंबर पे। और चौथे नंबर पे हो जाएगा फिर रोग जनकों के जो संक्रमण चक्र को रोकना। यदि हम इस क्रम पे इसका जो है पालन करेंगे, ये स्वच्छता का जो है ध्यान देंगे, तो ये क्या होगा, जो रोगजनक जो संक्रामक चक्र है उसको हम रोक सकते हैं, तो हो जाएगा चौथे क्रम पे। शुरू में हो जाएगा जे, इसका के एल और एम, शुरू में जे, जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है। जे के बाद के, जे के बाद के, सी में नहीं है, सी हट जाएगा, के बाद एल, एल के बाद एम, तो ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम क्या है। नाइट्रोजन चक्र का सही क्रम बताना है, तो पहले क्रम पे आ जाएगा नाइट्रोजन का अमोनिया में स्थिरीकरण, तो जो ये हो जाएगा पहले क्रम पे, जो नाइट्रोजन है उसका अमोनिया में स्थिरीकरण, ये हो जाएगा पहले क्रम पे। अब ये स्थिरीकरण हो गया, उससे क्या होगा, जो है पौधों द्वारा नाइट्रोजन का अवशोषण, तो पौधा क्या करेगा, नाइट्रोजन को अवशोषित करेगा, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और अवशोषित के बाद जो क्या होगा, अपघटकों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का विघटन। अब जो अपघटक है, जैसे क्या हो गया, जीवाणु हो गया या कवक हो गया, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो यौगिक है उस यौगिक का क्या करेगा, विघटन, उसको पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा, हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब उससे क्या होगा, जो विनाइट्रीकरण द्वारा नाइट्रोजन का वायुमंडल में लौटना। अब जो है विनाइट्रीकरण के माध्यम से जो ये नाइट्रोजन है फिर से ये वायुमंडल में चला जाएगा, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। शुरू में हो जाएगा जे, उसके बाद के एल और एम, शुरू में जे, जिस ऑप्शन में जे नहीं उसको हटा देंगे, बी में नहीं है और डी में नहीं है, बी और डी को हटा दे। जे के बाद के, जे के बाद के ए और सी दोनों में है, के बाद एल, के बाद एल, ए में नहीं है तो हट जाएगा, और एल के बाद एम, तो ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।